में जो स्टूडेंट लोग पढ़ाई कर रहे हैं उन लोगों के अंदर समझ नहीं है कि कहाँ से शुरुआत करें, कैसे करें, क्योंकि बहुत कम नॉलेज है। तो उन लोग के लिए क्या एडवाइस सवाल था जी। यूपीएससी का जब इंटरव्यू दे रहे थे उसमें क्या गलती नहीं करना चाहिए जिससे मतलब इंटरव्यू में नुकसान हो सकते हैं? आंसर जी, आपको नहीं UPSC पता है, उसके बावजूद भी अगर आप कुछ बोलते हैं तो इसमें क्या नुकसान हो सकता है? नुकसान ये हो सकता है कि वो ये यूपीएससी क्लियर कर लिए हैं, कैसा लग रहा है आपको? जी अच्छा लग रहा है और शब्दों में बयां करना काफ़ी मुश्किल है। नमस्कार, आज मैं मौजूद हूँ झारखंड राज्य के गिरिडीह जिले के शास्त्री नगर में और मेरे पास यूपीएससी क्लियर करके आए हुए मैम सुरष्टि मैम मौजूद हैं। और आइए बात करके जानने का प्रयास करते हैं यूपीएससी किस तरह क्लियर किए हैं, यूपीएससी के लिए क्या इम्पोर्टेंट है और यूपीएससी क्लियर करने समय जब ये स्टडी कर रहे थे तो किन किन समस्याओं से गुजरे और स्टडी कंप्लीट करके यूपीएससी क्लियर किए। आइए जानकारी लेते हैं। स्वागत है मैम आपका। जी धन्यवाद। सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेसन, क्योंकि झारखंड राज्य में बहुत कम देखने को मिलता है कि आईएएस, आईपीएस या यूपीएससी कोई क्लियर करते हैं। तो सबसे पहला स्टडी आपका कहाँ से हुआ, यूपीएससी का पहला थिंकिंग कहाँ से आया? जी मेरा जो थिंकिंग था यूपीएससी को लेकर के वो काफ़ी जल्दी उत्पन्न हुआ। मेरी जो 10वीं की परीक्षा हो रही है वो मैंने कार्मल स्कूल गिरिडीह से पास की है। और ये काफ़ी पुरानी बात है, जब मैं स्टैंडर्ड 7 या 8 में थी, जब रिपब्लिक डे के फंक्शन में चीफ गेस्ट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आई हुई थी और वो मैम थी। तो उनको देख के मुझे लगा कि मुझे भी ये वाला काम करना है। मैं घर आई और बच्ची थी, मैंने पापा से पूछा कि ये डीएम कैसे बनते हैं, तो उन्होंने बताया कि एक परीक्षा होती है, उसे पास करना होता है। कहाँ पे, मतलब कहाँ पे देखे थे? स्कूल में रिपब्लिक डे का फंक्शन होता है, उसमें जो चीफ गेस्ट बुलाते हैं स्कूल वाले, तब वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थी यहाँ की, वो आई हुई थी। तो उनको देख के मैं काफ़ी प्रभावित हुई और मुझे लगा कि क्योंकि उन्होंने अपने काम के बारे में बताया था हमें जब हम बच्चे थे, तो वहाँ से मेरा इनिशियल इंस्पिरेशन आया था। वहीं से आ गया था जी। उस समय आप 10 क्लास में थे? 8 में थी मैं। 8 में थे जी। तो आगे चल करके डिसीजन वही रह गया, बदलने नहीं। अच्छा, वो पापा को बताएं तो पापा क्या बताएं आपको, क्या मतलब वो कीजिएगा या मतलब क्या एडवाइस दिए पापा? क्या बोले कि दूसरा काम कीजिए, मेरा ये डिजायर है या तो ये ड्रीम है, क्या बोले पापा? नहीं, पापा का ऐसा कुछ ड्रीम डिज़ायर नहीं था। उन्होंने हमेशा हमें कहा है कि जो आपका मन रहा वो करो। और जब मैंने बोला ये चीज़ कि मुझे ये करनी है, तो वो तो खुशी और उल्लास से उठ पड़े कि ये तो काफ़ी अच्छी चीज़ है। क्योंकि पापा भी जहाँ पे भी जाते थे तो हमेशा हम बहनों को ले जाते थे, मुझे और मेरी बहन को मिलवाने के लिए, कि अगर कोई काम है इनको डीसी ऑफिस में या किसी और जगह काम है, तो इनका कभी ये नहीं रहा कि मैं लेके नहीं जाऊँगा अपनी बच्चियों को। वो लेके गए, हमें दिखाया कि ये होता है, ऑफिस ऐसा होता है और ऐसे ऐसे काम होते हैं। कब, अब जब बताएं उसके बाद लेकर के गए पापा, या मतलब कब लेकर गए थे? जी एग्जैक्ट तो मैं ये नहीं कह रही कि उसके बाद की ही बात है। ये शुरू से एक प्रोसेस रहा है कि पापा कभी अकेले ट्रैवल नहीं करते हैं, वो हमें परिवार के सहित वो ट्रैवल करते हैं। पहले जानकारी नहीं थी, जब ठाना 8वीं में कि हाँ ये करना है, उसके बाद जब फिर हम कहीं जाते थे तो मैं काफ़ी एक्टिवली पार्टिसिपेट करने लगी कि अच्छा यहाँ पे ऐसा काम होता है तो मुझे भी ये काम करना है, ऐसे ऐसे काम करने पड़ेंगे, इतने अच्छे से सेवा भाव होता है। तो फिर मेरे अंदर वो रियलाइजेशन बाद में आया। बाकी हम जाते तो हमेशा से ही थे हर जगह साथ में। तो यूपीएससी का जो मतलब थिंकिंग आ गया कि यहाँ से यूपीएससी करना है, तो सबसे पहला स्टडी यूपीएससी का थिंकिंग के ज़रिए से कहाँ से किए थे? सबसे पहला स्टडी मैंने एक कोचिंग ली हुई है दिल्ली में ही 10 महीने की। तो मेरी जीएस की पढ़ाई उस कोचिंग से, मेरा फाउंडेशन जो हुआ वहीं से आया है। और ऑप्शनल भी एक पेपर होता है, तो ऑप्शनल मैंने खुद से प्रिपेयर किया है, क्योंकि मेरी जो स्नातक की डिग्री रही है वो बीए हिस्ट्री ऑनर्स में रहा है मेरा, और हिस्ट्री मेरा ऑप्शनल भी है। तो कॉलेज के टाइम से ही मुझे पता था कि मुझे हिस्ट्री ऑप्शनल लेना है। तो मैंने अपने कॉलेज की पढ़ाई बहुत अच्छे से की, बहुत शिद्दत से की है। क्लासेस बंक नहीं किए, लेक्चर्स काफ़ी अटेंड किए, तभी से नोट्स बनाना शुरू कर दिए थे जो मुझे बाद में काम आए, ताकि मेरा जो ऑप्शनल का जो खर्च है वो मेरा बच जाए। अच्छा मैम, ये सवाल कुछ स्टूडेंट लोग का था, मेरा नहीं है। जो लोग पढ़ाई करना चाहते हैं, गिरिडीह से पढ़ाई कर रहे हैं या तो झारखंड से पढ़ाई कर रहे हैं, तो झारखंड में बहुत कम लोग देखने को मिलता है कि यूपीएससी निकाल रहे हैं, क्योंकि झारखंड में शिक्षित नहीं है बहुत लोग, फैमिली लोग भी शिक्षित नहीं है। जो लड़की लोग रहते हैं, जो बेटी लोग रहते हैं, उन लोग को बाहर नहीं भेजते पढ़ाने के लिए, फैमिली लोग दबाव डालते हैं। तो आपके घर में कुछ इस प्रकार का कुछ समस्या था क्या? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मेरे घर में ऐसा कोई दबाव नहीं था, मुझे पूरी सपोर्ट थी मेरी फैमिली से। मम्मी पापा हो या दादाजी नाना जी हो, उन्होंने हमेशा मुझे मेरा हौसला अफजाई किया और कहा कि हाँ ठीक है, तुम लगे रहो, बाकी तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत है हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे, चाहे पैसों से हो या इमोशनल हो या साइकोलॉजिकल हो, हौसला बढ़ाना हो। तो हमेशा मोटिवेट कौन कर रहे थे आपको? जी पापा हमेशा मुझे मोटिवेट करते थे। हाँ, अगर मम्मी मम्मी का रहता था हमेशा कि खाने पे ध्यान दो, पापा का रहता था कि हाँ मेडिटेशन करो और ध्यान रखो और काम रहो,
बिल्कुल। तो ये होता है ना कि हर जगह से अलग अलग चीज़ें आती है, तो मोटिवेशन का जो डेफिनेशन है वो उसे मैं थोड़ा ब्रॉड लेना चाहूँगी, और वो मैं मुझे पापा से भी मिला है, मम्मी से भी मिला है, मेरी बड़ी बहन है उनसे भी मिला है, दादाजी नाना जी सबसे मिला है। कितने फैमिली है आप लोग? जी हम 5 लोग हैं कुल अपने परिवार में। अगर मैं बिल्कुल न्यूक्लियर फैमिली की बात करूँ तो मम्मी पापा, मेरी बड़ी बहन है और मेरा एक छोटा भाई है जी। उसके अलावा मेरे दादाजी है, मेरी दादी अभी 2 महीने पहले ही गुजर गई, और नाना जी है, नानी माँ है, और भी काफ़ी बड़ा परिवार है अपना। अच्छा मैम, जो स्टूडेंट लोग पढ़ाई कर रहे हैं उन लोगों के अंदर समझ नहीं है कि कहाँ से शुरुआत करें, कैसे करें, क्योंकि बहुत कम नॉलेज है, तो उन लोग के लिए क्या एडवाइस देना चाहते हैं? जी मैं आपको यही बोलूँगी कि जब भी आप सोचते हैं यूपीएससी के बारे में, तो आप 2 चीज़ों का बहुत ध्यान रखें। पहला कि आप जॉब का जो नेचर है उसको समझें कि ये जॉब किस बारे में है। ये एक परीक्षा नहीं है, इस परीक्षा से जो भर्ती होती है वो जॉब से आपकी असली परीक्षा शुरू होगी। तो डीसी, एसपी, आईआरएस, ये जो सर्विसेज हैं इनके बारे में थोड़ा नॉलेज रखें। साथ ही सिलेबस पे ध्यान दें। सिलेबस पढ़ के ही आपको समझ में आएगा कि किन चीज़ों के बारे में यूपीएससी पूछता है और सिलेबस कितना वास्ट और डाइवर्स है। उसके बाद आप जो अपना इनिशियल पढ़ाई है, जो समझ में नहीं आता कि कौन सी किताब पहले उठाएं, तो मैं कहूँगी कि आप एनसीईआरटी से शुरुआत करें। एनसीईआरटी से क्वेश्चन नहीं बनेंगे, लेकिन वो आपका इतना बेस मजबूत कर देगा कि क्वेश्चन को एनालाइज करना आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। आप कितने घंटे पढ़ाई करते थे? जी मैं 7 से 8 घंटे लगातार, मतलब रेगुलर पढ़ाई करती थी बिना छोड़े। 7 से 8 घंटे कितने मंथली से पढ़ाई कर रहे थे? जी मैं मई 2018 से ऑलमोस्ट हर दिन बिना रुके, चाहे पर्व हो त्यौहार हो, मैं कोशिश करती हूँ कि पर्व त्यौहार के दिन अगर 7-8 घंटे ना भी पढ़ पाऊँ तो भी न्यूज़पेपर अपना कंप्लीट करूँ, 2-3 घंटे बैठूँ। आपके फैमिली में किसी का शादी होते थे तब क्या आप पढ़ाई करते थे या आते थे शादी में? पिछले 5 साल में मेरे घर में कोई शादी नहीं हुई है, क्योंकि मेरे माता और पिता ही अपने अपने जगह पे बड़े हैं, और मेरी बहन, बड़ी बहन हुई। अभी हाल ही में एक शादी थी मेरे घर में, पर तब मेरा इंटरव्यू का प्रिपरेशन चल रहा था, तो तब मैंने नहीं आना उचित समझा, क्योंकि एक बार जब रिजल्ट आता है तो होली, दिवाली, शादी, फंक्शन सब उसी दिन लगता है। अच्छा, पढ़ाई के समय आप कितने दिन छुट्टी किए थे, कितने दिन अपने समय को फालतू किए थे? जी मैं ये नहीं कहूँगी कि समय फालतू गया था मेरा, क्योंकि जो हम छुट्टी लेते हैं वो छुट्टी खुद के लिए लेते हैं। जब लगातार पढ़ाई करते हैं और लगता है कि थोड़ी हताशा होती है, निराशा होती है, तो जैसे फ़ोन को भी चार्ज करने की ज़रूरत होती है, कभी स्विच ऑफ करने की ज़रूरत होती है, तो ऐसे कभी कभी खुद को भी स्विच ऑफ करने की ज़रूरत होती है, रीस्टार्ट करने की ज़रूरत होती है। तो वो छुट्टियाँ मैंने कुछ ली और खुद के लिए ली, ताकि मैं बनी रहूँ इस सफ़र में। तो वो छुट्टियाँ मैंने फालतू नहीं की। मैं दिल्ली में रह रही थी, कभी हुमायूं टूम चली गई घूमने के लिए, कभी नेशनल म्यूज़ियम चली गई, कभी कुछ खाने के लिए चली गई, तो वैसे मेरा रिफ़्रेशमेंट होता था। जी, ऐसा नहीं होता मैम कि कंसिस्टेंसी पढ़ाई करते जाए 1 मंथ 2 मंथ, कभी तो कभी डिस्ट्रैक्ट जरूर होते होंगे? अब बिल्कुल डिस्ट्रैक्शंस की कमी नहीं है, और डिस्ट्रैक्ट होते हैं बच्चे। कितने दिन तक डिस्ट्रैक्शन में आप रहते थे? उसके बाद फिर से अपने आप को इम्प्रूव करना कितने दिन के बाद होता था? जी मेरे साथ ये चीज़ नहीं थी थोड़ी, मैं अगर ये कहूँ तो जब मेरा पहला प्रीलिम्स नहीं हुआ था, तो प्रीलिम्स के बाद कुछ हफ्ता 10 दिन ऐसा रहा जब मैंने पढ़ाई नहीं की, क्योंकि वो समय मैंने एनालाइज़ करने को दिया कि क्यों नहीं हुआ मेरा। तो शुरू में हिम्मत नहीं हो रही थी पेपर को उठा के देखने की कि वो क्वेश्चन पेपर से डर लगता था जो नहीं हुआ जिसमें मेरा। लेकिन फिर मैंने हिम्मत करके जुटाया और फिर मैंने पेपर उठाया और एनालाइज़ किया कि कहाँ पे गलती हो गई, और फिर से मैंने पढ़ाई अपनी वैसे ही शुरू की। तो डिस्ट्रैक्शन वाला फेज़ मेरा इस जर्नी में नहीं रहा है। मैं शुरू से ही, मुझे पता था कि मैं किन्हीं कारणों से मैं दिल्ली में हूँ, और मुझे ये भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी था मेरे सर पे, मेरे कंधों पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि मेरा डिस्ट्रैक्ट होना इसका मतलब लाखों लड़कियों को पीछे कर देगा जो घर से, जिनको हौसला मिलता है बाहर जाके पढ़ने का और बाहर रहने की तैयारी करने का। तो इसीलिए मैंने कभी ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे कि कोई तकलीफ़ हो किसी भी और को, या मेरे छोटे भाई बहनों को एक बोलने के लिए ना हो जाए घर में कि दीदी गई और फिर कुछ नहीं हुआ या ऐसा कुछ हो गया। अच्छा मैम, एक सवाल था जी, यूपीएससी का जब इंटरव्यू दे रहे थे उसमें क्या गलती नहीं करना चाहिए जिससे मतलब इंटरव्यू में नुकसान हो सकते हैं? जी यूपीएससी के इंटरव्यू में मैं ये बोलूँगी कि आप हर सवाल को एक नए सवाल की तरह लें। सबसे बड़ी गलती जो होती है इंटरव्यू में ये होती है कि आप खुद को बैठ के जज करने लगते हैं 29 से 35 मिनट में, जो कि नहीं करना चाहिए। अगर कोई सवाल पूछा गया है और आपको उस सवाल का उत्तर नहीं आ रहा है तो साफ साफ कह दें कि सॉरी मैम या सॉरी सर, मुझे इस सवाल का उत्तर नहीं पता। और वो लोग भी स्टार्टिंग में ही आपको बोल देते हैं कि हम यहाँ नॉलेज चेक करने के लिए नहीं बैठे हैं, हम यहाँ पे एक फ्रेंडली कॉन्वर्सेशन के लिए बैठे हैं, जैसे कि हम और आप अभी कर रहे हैं वैसे वहाँ पे भी करते हैं। डर लग रहा था क्या आपको? जी इंटरव्यू के पहले तक डर लग रहा था, एक रात पहले तक बहुत डर लग रहा था। रात भर सोए थे आप?
सोने की कोशिश किए थे। मेरा इंटरव्यू सेकंड हाफ में था, आफ्टरनून सेशन में था, तो मुझे नींद आई थी क्योंकि सुबह उठने की हड़बड़ी नहीं थी। काफ़ी देर से नींद आई थी पर आई थी नींद। पर मैं ये कहूँगी कि इंटरव्यू के दिन जब आप वो ड्रेस पहनते हैं, फॉर्मल लड़के जो अपना बंद गला पहनते हैं, कोट पहनते हैं, लड़कियां, मैंने साड़ी पहनी थी, तो आप जब वो धारण करते हैं और यूपीएससी भवन में घुसते हैं तो वो डर काफ़ी एक्साइटमेंट में बदल जाता है। बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो जाते हैं। जी जी जी, फिर लगता है कि हाँ मैं इसी के लिए बनी हूँ। यही वो दिन है जिसके लिए इतने सालों से पढ़ाई कर रही थी। तब आप खुद को देख पाते हो उस रूप तो में। हज़ारों लोग होंगे। हज़ारों तो नहीं, हाँ, लेकिन एक दिन में एक सेशन में 32 लोगों का इंटरव्यू होता है, तो एक सेशन में करीब 18 लोग होते हैं। 18 लोग मतलब। जी जी जी। आपका इंटरव्यू सर लोग ले रहे थे तो सबका सवाल तो अलग अलग मतलब डिफरेंट से होते हैं। अच्छा, कुछ गलती तो किए होंगे वहाँ पे? कुछ तो मतलब इंटरव्यू में ऐसा नहीं कि सब 100 में 100 मतलब आ गया होगा सही? जी, कुछ सवाल थे जिनके उत्तर मुझे नहीं आते थे, तो वो मैंने तभी कह दिया कि सर मुझे और पढ़ना पड़ेगा इस चीज़ के ऊपर, या मैंने पढ़ा हुआ है मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, मैं घर जाके इसे वापस ज़रूर देखूंगी। अच्छा, जिसका आंसर आपको नहीं पता है उसके बावजूद भी अगर आप कुछ बोलते हैं तो इसमें क्या नुकसान हो सकता है? नुकसान ये हो सकता है कि वो ये देखना चाह रहे हैं कि जिस लड़के या लड़की को वो ले रहे हैं, चयन कर रहे हैं जिनका, वो कल को जाके फील्ड में झूठ तो नहीं बोलेंगे। अगर आप इंटरव्यू में ही झूठ बोल रहे हैं और आपको इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, खुद पे भरोसा नहीं है मना करना भी एक कला है, तो आप कल को जाके फिर फील्ड में कैसे मना करेंगे नेता लोग को, या फिर जब भी कोई पॉलिटिकल प्रेशर आएगा या सीनियर से प्रेशर है, कोई किसी भी तरह का प्रेशर, फैमिली वालों से अगर कुछ प्रेशर आता है, तो वो बेसिकली वही चेक कर रहे होते हैं कि आप कितने ऑनेस्ट हैं अपने काम को लेकर के। तो अगर मैं पढ़ाई को लेकर के, अपने नॉलेज को लेकर के ऑनेस्ट नहीं हूँ, तो मैं कल को फील्ड में जाके कैसे ऑनेस्ट रहूँगी? तो इसीलिए मना कर देना चाहिए और किसी भी तरह का झूठ नहीं बोलना चाहिए इंटरव्यू में, किसी भी नहीं बोलना चाहिए ना? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जो है आप साफ साफ बोल दीजिए। आपने अगर कुछ लिखा भी है अपने फॉर्म में और आपने वो गलती से लिख दिया है या उतार चढ़ाव हो गए, तो आप वो भी बोल दीजिए कि सर उस समय मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी उस चीज़ की, और तब मैंने जब फॉर्म भरा तब मुझे नहीं पता था, बाद में मुझे पता चला, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। यूपीएससी क्लियर कर लिए हैं, कैसा लग रहा है आपको? जी, अच्छा लग रहा है और शब्दों में बयां करना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि 23 तारीख को रिज़ल्ट आया था, 23 मई को, और आज करीब 10 दिन हुए हैं इस चीज़ को, और 10 दिन के बाद ही मुझे काफ़ी डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है कि चल क्या रहा है। जब लोग आते हैं, आशीर्वाद मिलता है, तो समझ में आता है कि हाँ कुछ हुआ है। जी मैम, एक सवाल और था, आपको ब्रांच मिलेगा तब कहाँ पे ब्रांच लेना चाहते हैं, झारखंड में या कोई दूसरा राज्य में? जी, अब बात यह है कि क्योंकि मैं झारखंड से हूँ, तो झारखंड के प्रॉब्लम से अच्छे से अवगत हूँ, मुझे पता है कि यहाँ पे क्या क्या तकलीफ़ें हैं, क्या नहीं है। तो कोई भी इंसान चाहता है कि वो अपने होम डिस्ट्रिक्ट में या फिर होम स्टेट में सर्व करे जहाँ से वो आते हैं, लेकिन क्योंकि ये एक ऑल इंडिया सर्विस है और सेंट्रल सर्विसेज भी हैं इसमें कुछ, प्लस बात यहाँ पे आती है देश की सेवा की, और देश, समाज, लोग हर जगह वही है। मैं रिसेंटली मेघालय घूम के आई हुई हूँ अक्टूबर में, तो वहाँ पर भी जाओ तो लोग अपने ही हैं। तो मुझे कहीं पर भी पोस्टिंग मिले, चाहे वो साउथ हो, नॉर्थ ईस्ट हो, नॉर्थ हो, वेस्ट हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं हर जगह लोगों को अपना मान के ही काम करूँगी। ठीक है मैम, बहुत बहुत धन्यवाद।